मार दिए गए, निहत थे। उन 8 में से 7 औरतें थी और एक बच्चा था। ये जैसी बहादुरी है। देखिए साहब, हमारे यहां मुल्क को फौज नहीं चलाती, मुल्क चलाता है फौज को। चाहे वो जूनागढ़ का नवाब हो, चाहे भोपाल का नवाब हो, चाहे निजाम हैदराबाद हो, इन सब ने सपने देखने शुरू कर दिए थे कि हिंदुस्तान के पेट में आधा दर्जन पाकिस्तान बनाएंगे। तब जिन्ना साहब से पूछा गया था कि साहब ये जो आपने जुआ खेल लिया है, ये ठीक इसके उलट कश्मीर में है। आपके हिस्से में जो जम्मू कश्मीर आया, वहां आपने बड़े पैमाने पर वहां की रियाया में तब्दीलियां की। पंजाब से भर भर के लोग घुसाए, मीरपुर के लोग भाग भाग के विलायत चले गए, वहां भर भर के पंजाबी आ गए, नवाज शरीफ जैसे और रहमान मलिक जैसे और शेख रशीद जैसे। अब आप कहते हैं कि साहब आधा हिस्सा हम एक सक्कम वैली चीन को भी दे चुके हैं, नॉर्दर्न एरियाज को काट चुके हैं और आजाद कश्मीर में अपने लोग भर चुके हैं। अब आइए जरा राय शुमारी करा लें। जब तक कश्मीर तय करे कि उसे क्या करना है, तब तक आप सलामत रहें। मैं आपके लिए यही दुआ कर सकता हूं। एक मुल्क की हैसियत से आपको अपना मुल्क तब तक तो संभाल के रखना ही है जब तक कश्मीर ये तय कर ले कि उसको क्या करना है। उसके लिए तो आपने लाल कालीन बिछा रखी है, वो तो ग्वादर तक पहुंचा हुआ है, पूरी सड़कें वड़कें लेके, और अपने चीनी लाके बिठा रखे हैं, मसाज पार्लर खोल के रखे हुए हैं। वो तो आपके यहां दामादों की तरह आते हैं। और पाकिस्तानी छोटी छोटी लड़कियां बेचारी फिर रो धो के वापस आती हैं। जैसे डोकलाम में पीछे गया था ना 3 साल पहले, वैसे इस बार पैंगोंग सो में भी जाएगा। और बाकी 4 जगह से वो जो फिंगर पॉइंट है वहां से निकल चुका है। फौज वो है जिसने आपके 95,000 लोग लिटा दिए थे, बेल्ट और असला नीचे रखवा दिए थे, और 4 जर्नैल थे, 4 जर्नैल ईस्ट पाकिस्तान में। जनरल नियाजी भी था उनमें से एक। और आज ही हम जरा डिस्कस करेंगे जो कि आप लोग जानते ही हैं कि सालों साल हो गए हैं, लेकिन कश्मीर जो है वो एक तरफ नहीं हो पा रहा, ना इंडिया से ना हमसे। और इसकी वजह से जो है दोनों मुल्कों के दरमियान एक टेंशन बनी रहती है, जो कि मेरे जैसे आम सिटीजन जो है हमें इस चीज को अच्छा नहीं लगता। हम समझते हैं कि ये टेंशन खत्म होनी चाहिए और इसका जो भी सॉल्यूशन है वो होना चाहिए, ताकि पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो, हम वहाँ पे जा सकें और वहाँ की जगहों को देख सकें, और टूरिज्म हो और वहाँ के लोग यहाँ पर आए, हम उन्हें वेलकम कर सकें। सबसे पहले सुशील जी, आपका एक ट्वीट मैंने देखा 1-2 दिन पहले, उसमें आपने कहा है कि जी वहाँ पे जो हिंदूज हैं उनके पास हथियार होने चाहिए, इस किस्म की बात। सर, आपको बहुत लोग फॉलो करते हैं, बहुत लोग आपको सुनते हैं, ना सिर्फ इंडिया में, पाकिस्तान में भी बहुत से लोग आपको सुनते हैं। आपको लगता नहीं कि आप कुछ गलत मैसेज दे रहे हैं यूथ को? बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरा ट्वीट भी देखा और उस पर एक सवाल भी किया। आपने फिर ये भी सुना होगा कि इसी हफ्ते सोमवार को एक लुक भवन गांव है अनंतनाग में, उसके निहत्थे सरपंच को कुछ दहशत की टोली ने आकर अकेले निहत्थे आदमी को, चुने हुए आदमी को गोलियों से भून दिया। वो वहां के मुसलमानों के वोट से जीता था, अकेला हिंदू था गांव में। सही। अब इंतजामिया और सरकारें एक एक आदमी को तो तहफ्फुज नहीं दे सकती, क्योंकि ये निहत्था था, क्योंकि ये अपनी हिफाजत खुद करने में इसकी तैयारी नहीं थी, तो इसको आसान सा टारगेट बना दिया गया। यही हाल अभी 2 साल पहले अमरनाथ यात्रा हमारे यहां होती है। हर साल लोग तीर्थ पे आते हैं, लाखों लोग आते हैं, औरतें और बच्चे और बूढ़े भी आते हैं। 8 लोग मार दिए गए, निहत थे। उन 8 में से 7 औरतें थी और एक बच्चा था। ये जैसी बहादुरी है। देखिए साहब, कि तीर्थ के लिए आए हुए
निहत्थे, औरतें, बच्चे, 50,000 का लश्कर लगता है इन 5 लाख यात्रियों को तहफ्फुज देने के लिए। दुनिया में इस तरह की जियारत शायद ही कहीं होती होगी। अपने ही देश में अपने ईश्वर से साल में एक बार कोई मिलने जा रहा है और उसका ये हश्र हो। तो इसलिए मैंने कहा कि वहां के शहरियों को, क्योंकि ये कानूनन भी हक है, हमारा कानून, हमारा संविधान, हमारा आईन कहता है कि लोगों के पास अपनी हिफाजत का हक है। वहां कहते हैं, नारा लगता है, हम क्या चाहते, आजादी। उनसे पूछिए ये कौन सी आजादी है? कहते हैं आजादी का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। यहां क्या चलेगा, निजाम मुस्तफा। तो वो खुद बताते हैं कि ये कौन सी फ्रीडम फाइट है। सही। वो एक सेक्युलर मुल्क में इस्लामी निजाम लाना चाहते हैं। वो उनके नारों में, उनकी तहरीरों में, उनके नामों में हमें कहने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमारी सरकारें इसमें थोड़ा हेजिटेट करती हैं इनको कहने में, क्योंकि यहां लोगों को बीमारी है कि सेक्युलरिज्म कहीं खतरे में ना पड़ जाए। तो इसलिए वो सीधे सीधे मुसलमान और इस्लाम से शिनाख्त हो जाती है, तो लोगों को थोड़ा लगता है कि शायद सेक्युलरिज्म खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन उनको कोई गुरेज नहीं है खुद को बतलाने में, तो वो अपने मुंह से बताते हैं। मैं सुशील पंडित साहब को कहता हूं कि पंडित साहब बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ये जिस चीज को कह रहे हैं, या जिससे ये एक स्ट्रगल अगेंस्ट द वो जो नेटिव है वहां स्टेट के, वो कर रहे हैं इंडियन ऑक्युपाइड फोर्सेस से। उसकी नौबत क्यों आई कि 1947 में 48 में जब ये जबरदस्ती हिंदुस्तान ने वहां पे जो कश्मीर से हम कहते हैं कब्जा किया, तो उसके बाद इन्हीं का वजीर आजम उस वक्त जवाहरलाल नेहरू वो यूनाइटेड नेशन में गए और वहां पे कश्मीरियों को एक प्लेज दी। प्लेज ये थी कि आपको रेफरेंडम अलाउ किया जाएगा और आप चूज करेंगे कि आप पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं या हिंदुस्तान जाना चाहते हैं। ये तो बॉर्डर पार से पता नहीं कौन सी दूरबीन से ये सब देखते हैं। मुझे अपने आसपास ये सब नहीं दिखाई पड़ता। अब जैसे इन्होंने कहा कि 8 लाख फौज है, मैं आपको बताता चलूं कि हिंदुस्तान की कुल फौज करीब 12 लाख है। हमारे यहां मुल्क को फौज नहीं चलाती, मुल्क चलाता है फौज को, और पूरा हिसाब किताब रखा जाता है। तो कुल मिला के 12 साढ़े 12 लाख की फौज है। अब आपके पाकिस्तान के साथ ही कितना बड़ा बॉर्डर है, और उससे ज्यादा बड़ा बॉर्डर हमारा चीन के साथ है। अगर 8 लाख फौज हम कश्मीर में टिका देंगे तो बाकी के 4 लाख से कितना कल चलाएंगे, ये सोचने की बात है। तो अगर आटे में नमक मिलाए ना तो चल जाता है, नमक की रोटी बना के खाएं तो नहीं खा पाएंगे। दूसरी बात, आपने कहा कि कश्मीर में फौज दाखिल हो गई 1947 में। मैं आपको तारीख के हवाले से ये बताता चलूं कि जब अंग्रेजों ने देश का बंटवारा किया तो उस समय के जो हमारे लीडर थे, कायद थे, उन्होंने कहा कि चलिए वहां पर आप इंतखाबात करा लीजिए, जो जहां जाना चाहे चला जाए। तो जिन्ना साहब ने कहा था, जानते हैं क्या कहा था, कि साहब क्या हिंदुस्तान और पाकिस्तान इंतखाबात करा के हुआ है? जिन्ना साहब जानते हैं ये ऐसा क्यों कह रहे थे? ये वकील तो थे, अच्छी दलील दे लेते थे, लेकिन उन्हें ये मालूम था कि हिंदुस्तान में ऐसे बहुत से नवाब हैं, ऐसे बहुत से निजाम हैं, ऐसे बहुत से राजा हैं जो हैं तो मुसलमान, लेकिन उनके नीचे जो रियाया रह रही है वो ज्यादातर अक्सरियत में हिंदू है। अगर आप हिंदू रियाया से पूछेंगे तो वो हिंदुस्तान कहेंगे, लेकिन अगर आप उन्हीं नवाबों और निजामों से पूछेंगे जो मुस्लिम लीग की फंडिंग करते हैं तो वो पाकिस्तान मांगेंगे। तो इसलिए ये हक इरादियत नवाबों और निजामों को दिया जाए, ये तारीख में दर्ज है साहब। इसीलिए चाहे वो जूनागढ़ का नवाब हो, चाहे भोपाल का नवाब हो, चाहे निजाम हैदराबाद हो,
इन सब ने सपने देखने शुरू कर दिए थे कि हिंदुस्तान के पेट में आधा दर्जन पाकिस्तान बनाएंगे, दाएं और बाएं तो पाकिस्तान है ही। तब जिन्ना साहब से पूछा गया था कि साहब ये जो आपने जुआ खेल लिया है ये ठीक इसके उलट कश्मीर में है, वहां राजा हिंदू है और अक्सरियत मुसलमानों की है, तो कहीं कश्मीर को आपने दांव पे तो नहीं लगा दिया? तो ये जिन्ना साहब का कहना था कि कश्मीर का सेब तो मेरी जेब में है, जम्मू कश्मीर अपनी रसद, अपने नमक, यहां तक के मिट्टी के तेल के लिए पाकिस्तान पर डिपेंडेंट है, तो कहां जाएगा जम्मू कश्मीर, ये सोचा था उन्होंने। लेकिन जब सरदार पटेल ने इन सब नवाबों निजामों को ठीक कर लिया, समझाकर, बुझाकर, मनाकर, तो जिन्ना साहब को लगा कि अब कश्मीर कहीं हाथ से ना जाए, तो इन्होंने महसूद पठानों को उनके साथ बातचीत करके रवाना कर दिया कबायलियों को कश्मीर, जाओ माले गनीमत बहुत है, लूट के आओ, और साथ में अपने फौजी लगा दिए। तब कश्मीर के राजा ने, जो तब तक आपके जिन्ना साहब के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन कर चुका था कि मुझे वक्त दीजिए मैं तय करूंगा, वो हिंदुस्तान आया, उसने कहा कि मेरी हिफाजत कीजिए। हिंदुस्तान ने कहा कि आप हमारा हिस्सा नहीं है, हमारी फौजें आप तक नहीं जा सकती, तो उसने कहा लीजिए, एक्सेशन किया, अब तो मैं आपका हिस्सा हूं, अब हिफाजत कीजिए। तो हिंदुस्तान की फौजें जम्मू कश्मीर दाखिल हुई, उन कबायलियों को, उन पाकिस्तानी फौजियों को जो सादी वर्दी में कबायलियों के साथ घुल मिलकर घुसे थे कश्मीर, और वो कत्लो गारत का सिलसिला जो पुंछ में देखा गया, बारामूला में देखा गया, मुजफ्फराबाद में देखा गया, कोटड़ी में देखा गया, मीरपुर में देखा गया, राजौरी में देखा गया, दिल दहला देने वाला है। तब हिंदुस्तान की फौजें पहली बार कश्मीर में दाखिल हुई, वहां के लोगों को तहफ्फुज देने के लिए जो लूटपाट और बर्बरियत का शिकार हो रहे थे कबायलियों और पाकिस्तानी फौज के हाथों। और हमारे नेहरू साहब को कुछ शौक चल रहा था, यूनाइटेड नेशंस का नया यूनाइटेड नेशंस बना था दूसरी जंग अजीम के बाद, तो उन्होंने कहा चलिए जंग बहुत लड़ ली, 1.25 साल जंग चली गई। शेख अब्दुल्ला ने भी समझाया कि साहब मेरी जो बात मानते हैं वो कश्मीरी बोलने वाले कश्मीरी हैं जो घाटी में रहते हैं, चौधरी हमीद साहब जैसे लोग मेरी बात नहीं मानते जो उस तरफ रहते हैं, तो उन्हें वही रहने दिया जाए और हमारे पास जितना है उतना रख लिया जाए। तो नेहरू साहब ने भी हमारी बढ़ती हुई फौजों को जो खदेड़ रही थी, कबायलियों को भी और पाकिस्तान फौज को भी, आपको मालूम होगा पाकिस्तानी फौजें कबायली श्रीनगर तक घुस गए थे, सही कह रहे, उनको वापस खदेड़ रही थी, बढ़ती हुई फौजों के कदम रोक लिए गए। 1 जनवरी 1949 को एक तरफा सीज फायर ऐलान करके हम लोग यूएन गए थे, इस उम्मीद से कि यूएन एक ईमानदार फैसला देगा। दिक्कत यह थी कि पाकिस्तान पैदा होते ही अंग्रेज और अमेरिका की गोद में जाके बैठ गया। पाकिस्तान सिएटो, सेंटो, बगदाद पैक्ट, इन सब का हिस्सा बन गया कोल्ड वॉर में। तो उन सब लोगों को लगा कि ये हमारा ही पाला पोसा बनाया हुआ मुल्क है, हमारे लिए हमेशा फर्मा बरदार रहता है, तो पाकिस्तान के हक में यूएनओ में जितना कुछ कवायद की जा सके करें। उसमें भी जो रेजोल्यूशंस आए उसमें 4 शर्तें थी। पहली शर्त थी कि पाकिस्तान एक हमलावर मुल्क है, वो अपनी फौजें हटाएगा। दूसरी शर्त थी कि हिंदुस्तान भी अपनी फौजें हटाएगा लेकिन उतनी रखेगा जितनी वहां पर इंतजामिया के लिए जरूरी है। पाकिस्तान ने ही इन रेजोल्यूशंस को सबसे पहले रिजेक्ट किया, कहा अपनी फौजें नहीं हटाएंगे। ये इसी सिलसिले में चल रहा था। जब पाकिस्तान ने अपनी फौजें हटाने से मना कर दिया तो हिंदुस्तान ने, भारत ने भी कहा कि हम एक हमला झेल चुके हैं, ये विश्वास के लायक, भरोसे के लायक नहीं है, तो जब तक इनकी फौजें नहीं हटेंगी हमारी फौजें नहीं हटेंगी। दूसरी बात जो हुई वो ये हुई कि आपके हिस्से में जो जम्मू कश्मीर आया, वहां आपने बड़े पैमाने पर वहां की रियाया में तब्दीलियां की,
पंजाब से भर भर के लोग घुसाए। हमारे यहां तो 370 लगाया गया और उसके तहत वहां पर जो जहां था वहीं रहा। लेकिन पाकिस्तान ने गिलगिट बाल्टिस्तान को अलग कर दिया, नॉर्दर्न एरियाज बनाया, वो भी जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा था। मीरपुर के लोग भाग भाग के विलायत चले गए, वहां भर भर के पंजाबी आ गए, नवाज शरीफ जैसे और रहमान मलिक जैसे और शेख रशीद जैसे। और उन लोगों ने फिर जब पूरा पलट दिया वहां के लोगों की जो डेमोग्राफी थी, जो एक तवाजुन था, अब आप कहते हैं कि साहब आधा हिस्सा हम एक सक्शकम वैली चीन को भी दे चुके हैं, नॉर्दर्न एरियाज को काट चुके हैं और आजाद कश्मीर में अपने लोग भर चुके हैं। अब आइए जरा रायशुमारी करा लें। तो कश्मीर के हवाले से एक शिमला समझौता हुआ और भुट्टो साहब ने कहा कि साहब आप हमारे 95,000 जो कैदी हैं उन्हें रिहा कर दीजिए। अगर मैंने कश्मीर पर किसी तरह की बात मानी आपकी तो मैं जिंदा नहीं लौटूंगा, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके मुताबिक सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अब यहां से हमारे बीच जितनी भी बातें हैं, जितनी भी झगड़े हैं, वो हम आपस में ही तय करेंगे, बाहर किसी कुव्वत का कोई दखल नहीं होगा। तो यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन थे ना, वो 1971 में ही इस मुआहदे से खारिज हो गए। लेकिन आप लोगों ने रट छोड़ी नहीं, तो 2009 में कोफी अन्नान ने फॉर्मली कहा कि अब उन रेजोल्यूशंस की कोई वुकत नहीं रही है। तो अब थोड़ा होश के नाखून करने की जरूरत है। हाँ, ये माना जा सकता है कि जम्मू कश्मीर में मुसलमानों की अक्सरियत है, तो तब मान जाते कि जहां जिसकी अक्सरियत है वहां पर जमहूरियत के हिसाब से रायशुमारी करके कर लें। लेकिन जिन्ना साहब को तो थोड़ा बड़ा केक दिख रहा था हैदराबाद में, जूनागढ़ में, भोपाल में, तब माने नहीं। और जब अपनी तरफ से बाजी निकल गई तो अब कह रहे हैं कि नहीं, जम्मू कश्मीर मुसलमान अक्सरियत थी, पाकिस्तान आनी चाहिए थी। तो ऐसे नहीं होता कि चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का। जब तक कश्मीर तय करे कि उसे क्या करना है, तब तक आप सलामत रहें। मैं आपके लिए यही दुआ कर सकता हूं। एक मुल्क की हैसियत से आपको अपना मुल्क तब तक तो संभाल के रखना ही है जब तक कश्मीर ये तय कर ले कि उसको क्या करना है। लेकिन चीन की आप बात कर रहे थे ना, मैं बहुत खुश हुआ आपने चीन की बात की। चीन से हमारी फौज दो हाथ कर रही है सरहद पर, लेकिन आपके यहां तो वो घुस आया है। उसके लिए तो आपने लाल कालीन बिछा रखी है। वो तो ग्वादर तक पहुंचा हुआ है, पूरी सड़कें वड़कें लेके, और अपने चीनी लाके बिठा रखे हैं, मसाज पार्लर खोल के रखे हुए हैं। उनके लिए क्या कर रहे हैं आप? वो तो आपके यहां दामादों की तरह आते हैं। और पाकिस्तानी छोटी छोटी लड़कियां बेचारी फिर रो धो के वापस आती हैं कि हमसे कहा कि ये मुसलमान है, और वहां जाकर के तो दारू पी रहा है, सुअर खा रहा है। चीनी शादी करने आते हैं पाकिस्तान, और फिर छोटी छोटी बच्चियों की हालत खराब हो जाती है चीन जाके। तो मुल्क संभाल के रखिए साहब। चीन को आपने मुल्क तश्तरी में पेश कर दिया है। हमारे यहां तो हमारी फौज देख रही है उसको, लाल आंखें फौज दिखाती है, और फौज की आंखों को चीन देखता है और कई जगह से पीछे जा चुका है। जैसे डोकलाम में पीछे गया था ना 3 साल पहले, वैसे इस बार पैंगोंग सो में भी जाएगा, और बाकी 4 जगह से वो जो फिंगर पॉइंट है वहां से निकल चुका है। आपने अगर देखा, नक्शे वक्शे आप देखते हो या अखबारों में पढ़ते हो, अगर आप सिर्फ पीटीवी की जिरह न सुने और जो आलमी सतह पर अखबार और चैनल्स बताती हैं उनको देखें, बीबीसी देखें, अल जजीरा ही देख ले, चलिए उसी से अगर आप खुश हो रहे हो, तो वो भी आपको बताएगा कि हमारी फौज चीन की फौज के आंख में आंख डालकर बात करती है साहब। ये फौज वो है जिसने आपके 95,000 लोग लिटा दिए थे, बेल्ट और असला नीचे रखवा दिए थे, और 4 जर्नैल थे, 4 जर्नैल ईस्ट पाकिस्तान में।
जनरल नियाजी भी था उनमें से एक, लेकिन 4 जर्नैल थे, 4। सर एक सेकेंड सर, मुझे ये बताए ना कि बहुत अरसा हो गया सर, 72 ईयर्स हो गए लड़ते। सर आपको लगता क्या है कि इसका सॉल्यूशन क्या है कश्मीर का? आपने बिल्कुल बहुत सही वाजिब सवाल पूछा, और ये सवाल बहुत अरसा पहले पूछा जाना चाहिए था। जिस दिन आंखों से मजहबी जुनून नहीं उतरेगा, जब तक आप हिंदू को इसी तरह कि ये कैसा स्लेव है और कैसा मास्टर है, इसी अंदाज में उसके बारे में बात करेंगे, जब तक आप अपने मुल्क को या फौज के हवाले रख के चलेंगे, वहां पर सिविलियन हुकूमत नहीं आ पाएगी, और वहां की जहनियत में तासुबी लोग और नफरत करने वाले लोग हावी रहेंगे। जब आपके यहां मियां मिट्ठू जैसे लोग नाबालिग लड़कियों को उठाकर केवल इसलिए ले जाएंगे अधेड़ उम्र के लोगों से निकाह पढ़वाने क्योंकि वो हिंदू लड़कियां हैं, हिंदू बच्चियां हैं, जब तक आप मुहाजिरों को इंसान नहीं समझेंगे, जब तक आप सिंधियों को और बलूचियों को हक इरादियत नहीं देंगे, तब तक आप इस लायक नहीं रहेंगे कि किसी और मुल्क के अंदर क्या हो रहा है उसके ऊपर उंगली उठा सकें। वहां के पख्तूनों को ड्यूरेंट लाइन से निजात मिलेगी, जब गिलगिट बल्टिस्तान के शियाओं को निजात मिलेगी, उस दिन इंशाअल्लाह ये पूरा का पूरा खित्ता फिर अमन और चैन से सराबोर होगा। फौजी कूटों से निजात मिलेगी, पाकिस्तान के जर्नैलों से निजात मिलेगी, जो आ जाए कुर्सी पे तो फिर हटते नहीं है, और हटाने की कोशिश करो तो फिर इक़्तिदार में आ जाते हैं।